Hello everyone, myself Tushar Rana and I am from Triply History City and currently I am a second year undergraduate student doing CSC from BTech. Okay, so आज हम ना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो दिस इज द चैप्टर of almost chapter is the last part of this class 12 chemistry and its name is chemistry in everyday life. But let's start. Right? Let's start the question. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इस चैप्टर में हम हर बार की तरह जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो स्टार्टिंग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, तो इसमें 2 टाइप होते हैं. तो फर्स्ट टाइप में हम उसके जो आंसर मिलेंगे दैट वन विल बी सिंगल आंसर्स एंड जो सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा उसमें हमें एक से ज्यादा आंसर मिलेंगे. ओके, तो हम ट्राई करेंगे कि आज हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 कंप्लीट हो जाए. बाकी हम अगले सेशन में देखेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट इज MCQ टाइप 1. ओके, सो अब देखते हैं. देखिए इस यानी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में. देखिए जो ये चैप्टर होता है दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो ये चैप्टर जो होता है ये बेसिकली इसमें उतना लॉजिकल पार्ट नहीं होता. ओके, यानी कि जैसे आप कोई फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लें. ओके, तो उसमें जैसे देखते हैं कि आपके पास फॉर्मूले रहते हैं या फिर कुछ लॉजिकल पार्ट रहता है जिससे आप उसके आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट हियर इन दिस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऑल द थिंग्स आर फैक्चुअल एंड सम आर एक्सपेरिमेंटल. ओके, तो आपको कुछ कुछ चीजें पहले से पता रहती है, कुछ कुछ चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं. ओके, और कुछ कुछ चीजें तो ऑब्वियस सी होती है जो कि इस चैप्टर के नाम से भी पता चलता है दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो आपकी जो पूरी दिनचर्या में कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज है और ये जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप उससे ही पता लगा सकते हो. सो आपको ये चैप्टर की थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देना होगा. ओके, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग. चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 1, let me reduce the size of this line. Okay. So question number 1, wait, please. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1 is saying which one of the following statement is not correct. ओके, तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट उसे चेक करना है. तो इसमें आपको देखिए अगर आपको बोलता है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट तो आपको एक स्टेटमेंट देखते और सही होती है डायरेक्ट आप आगे बढ़ सकते थे क्योंकि इट इज अ सिंगल चॉइस आंसर. बट यहाँ पे आपको बोलते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है तो आपको सारे आंसर चेक करने पड़ेंगे सारे ऑप्शन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. तो पहला बोल रहा है कि सम एंटीसेप्टिक्स कैन बी एडेड टू सोप्स. ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट जो दिया है दैट इज ट्रू. हम किसी एंटीसेप्टिक्स को सोप में भी डाल सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे डेटॉल हो गया. ओके, डेटॉल भी एक टाइप का मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके बैक्टीरियल वगैरह जो भी थोड़ा मान लीजिए आपको भी बाउंड वाउंड होता है तो आप डेटॉल लगा के उसे हील कर सकते हैं. तो उसमें कुछ एंटीसेप्टिक एलिमेंट्स रहते हैं. तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स नहीं है. फिर सेकंड देखते हैं. सेकंड वन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सम डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. ओके, दिस आल्सो इज द ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड वन इज डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ एंटीमाइक्रोब. दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको तब पता चलेगा अगर आपने पूरी अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी. ओके, तो दिस ऑल थ्री आर ट्रू. सो आर द करेक्ट ऑप्शन दैट इज द रॉन्ग आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंजेस्टेड. तो ऐसा क्या होता है पता है क्या, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना वो सिर्फ हम लिविंग टिश्यूज या फिर लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो उसमें हम उसे इंजेस्ट नहीं कर सकते बेसिकली. तो जैसे आपके पास कभी बाउंड हो गया, कभी कट्स लग गए, ओके, या फिर कुछ स्किन के सरफेस पे कुछ दिक्कत आ गई है तब आप क्या कहते हैं एंटीसेप्टिक्स अप्लाई करते हैं. पर जो मेडिसिन होता है ना जैसे कि एंटीबायोटिक्स उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ओके, सो यू नीड टू रीड अबाउट दिस दैट इज एंटीसेप्टिक्स. मैं आपको लिखा भी देता. एंटीसेप्टिक्स आर applied to living tissues such as जैसे मान लीजिए आपको कभी कुछ बाउंस हो गया, ठीक है, या फिर कुछ कट्स हो गया. ओके, एटसेट्रा. जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है एंटीसेप्टिक मेडिसिन सच एज
एंटीबायोटिक्स ले लीजिए आप। इसे हम इंजेस्ट नहीं कर सकते, कह रहा हूँ ingest। So I think now you have a clear understanding about what are this antiseptic and all part। तो इस क्वेश्चन से आपको एंटीसेप्टिक के बारे में अच्छे नॉलेज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बर्थ कंट्रोल पिल्स। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उसके बारे में आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखा है, यानी कि बर्थ कंट्रोल इज बेसिकली रिलेटेड टू यानी कि आपको कुछ पिल्स दी जाएगी जिससे आप किसी चाइल्ड का बर्थ को रोक सकते हैं। ओके, बेसिकली अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो आप उसे चाइल्ड बर्थ देने से रोक पाए, उसके लिए कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है। तो वो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है वो बेसिकली करती क्या है, वो उसके बारे में बात करें तो देखिए, पहला बोल रहा है कंटेन्स एस्ट्रोजन ओनली, contains progesterone only, contains a mixture of estrogen and progesterone derivatives and progesterone enhances ovulation। ओके, तो देखिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है ना उसमें मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स दोनों रहता है। ओके, तो ये जो दोनों होते हैं दिस आर द सेक्स हार्मोन्स। ओके, तो जो प्रोजेस्ट्रोन होता है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है, यानी कि उसकी ओव्यूलेशन प्रोसेस कम कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। और जो एस्ट्रोजन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी बंद कर देता है। ओके, so this answer is option number C. That is contains what is this birth control pills. Okay, birth control pills contains a mixture of estrogen and progesterone. Okay, progesterone. And these are the derivatives. और अगर मैं इसके फंक्शनैलिटी के बारे में बात करूँ तो देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ना, ओके, तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वहीं पे बात करें हम प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में, ओके, तो ये सप्रेस करता है ओव्यूलेशन प्रोसेस। ओके, सो आर ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है स्टेटमेंट अबाउट द एस्प्रिन इज नॉट ट्रू। ओके, तो आपने एस्प्रिन तो पढ़ा ही होगा और आपको बेसिकली पता भी होगा कि एस्प्रिन किस चीज के लिए यूज होता है, और आपके घरों में भी एस्प्रिन यूज होता है कभी। ओके, तो चलिए एस्प्रिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ओके, तो कुछ ये तो देखिए हमें बताना है कि इट्स इज नॉट ट्रू। तो देखिए जो एस्प्रिन होता है ना वो इनहिबिट करता है द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, जैसे कि उसमें कुछ प्रोस्टैग्लैंडिस नामक एक कंपाउंड होता है। ओके, जो कभी मान लीजिए आपके टिश्यूज में कुछ भी पेन हो रहा है, ओके, तो वहां पे आपको रिलीफ करवाने के लिए एस्प्रिन यूज किया जाता है। ओके, सो दैट्स द थिंग। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दैट इज इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनालिसिस। ओके, सो अगर इसके बारे में और थोड़ी अच्छी जानकारी चाहिए आपको तो आप और थोड़ा डीप में जा सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि देखिए जो एस्प्रिन होता है इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, ये बात सभी को पता है। इट हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, दिस इज आल्सो ट्रू, एंड दिस इज अ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। ओके, सो ये एक टाइप का ड्रग भी होता है, बट द थिंग इज दैट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज व्हाट, देखिए जो एस्प्रिन जो होता है उसमें अगर मैं आपको बताऊं दैट इज एस्प्रिन inhibits the synthesis of compound known as prostaglandins। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था ये जो कंपाउंड होता है, ओके, तो वो हेल्प करता है इन स्टिमुलेटिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज, और उसके कारण पेन भी होता है। ओके, सो विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन इन टिश्यूज, ओके, और एंड कॉजेस पेन। ओके, तो इसी की वजह से आपकी जब भी कोई बाउंड हो गया या फिर कुछ भी जहाँ पे आपको कभी कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आपको पेन रिलीफ करने में इट एक्ट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ड्रग्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल केमिस्ट इज। ओके, तो बोल रहा है कि सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बताइए फॉर मेडिकल केमिस्ट। ओके, यानी केमिस्ट के लिए बता रहे हैं। तो देखिए पहला बोल रहा है
on the basis of chemical structure, on the basis of drug action, on the basis of molecular targets, and on the basis of pharmacological effect. Okay, चलिए देखिए। तो देखिए, अगर आपको किसी मेडिसिनल केमिस्ट के हिसाब से आपको ड्रग को क्लासिफाई करना है, तो इट इज यानी कि सबसे अच्छा इसमें होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ओके, क्योंकि आपको जब भी कोई आप कभी किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, आप उसे पहले बताते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये डिसीज है, मुझे ये प्रॉब्लम है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको कुछ ड्रग देगा। ओके, सो इट इज द ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ molecular targets. Okay, so that's the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि अब कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसमें मल्टीपल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ओके, तो चलिए फर्स्ट वन को देखते हैं। सम ट्रैंक्विलाइजर्स फंक्शंस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉन एड्रेनालाइन। ओके, नॉन एड्रेनालाइन। तो देखिए, जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ओके, वो बेसिकली एक टाइप के न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं। ओके, उनमें से कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एंटी डिप्रेसेंट, और उनके फंक्शन क्या होता है पता है क्या? वो आपके एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे आपका नॉर एड्रेनालाइन ग्लैंड जो होता है, या फिर जो भी आपका एंजाइम होता है, उसे वो डिग्रेड करने लगता है बाय यूजिंग द कैटालाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यू ऑल नो दैट ऑल द थ्री आर रॉन्ग। तो इसमें अब पहला सेकंड वन दिया है दैट दिस ट्रैंक्विलाइजर्स आर नार्कोटिक ड्रग्स, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, बेसिकली tranquilizers are chemical compounds that do not affect the message transfer from nerve to receptor. Okay, this is also wrong because इसमें क्या होता है, जो एक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं ना लॉन्गर पीरियड के लिए, वो काउंटर एक्ट करने लगते हैं और उसका इफेक्ट होता है डिप्रेशन। ओके, तो ये बात होती है। अगर मैं बात करूँ दैट इज ए के बारे में, दैट इज यू ऑल नो ना व्हाट आर द ट्रैंक्विलाइजर्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैंक्विलाइजर डार्ट जो होते हैं, जैसे कि कोई आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि किसी भी एनिमल्स हो गया, ओके, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स हो गए, तो उन्हें शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर डार्ट यूज किया जाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं या फिर यानी कि बेहोश टाइप के हो जाते हैं। ओके, तो दिस आर द थिंग, ट्रैंक्विलाइजर आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव। ओके, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कुछ ट्रैंक्विलाइजर डार्ट के बारे में, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर एंटी डिप्रेसेंट्स एंड फंक्शंस, और इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स। ओके, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? these enzymes, okay, these enzymes basically which catalyzes the degradation of non-adrenaline, the degradation of non-adrenaline. Okay, so that's the। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। तो देखिए, आपने इतने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करे तो आपको ये चीज समझ आ गई कि ऑल द क्वेश्चंस रिक्वायर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन विच इज आस्क्ड। ओके, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में, तो आपको दिक्कत जाएगी कि ये दिस इज ओनली बेसिक थ्योरी पार्ट। ओके, तो इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए आप। ओके, सो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता रहे तो आपके लिए अच्छा है, ताकि आप क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इजीली सारे आंसर बन जाए। ओके, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? So question number 6 is saying that salvarsan is an arsenic containing drug. Okay, तो एक ड्रग है जिसका नाम है दैट इज सैल्वर्सन। ओके, और इसमें आर्सेनिक यूज होता है एज अ एलिमेंट। ओके, तो विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ओके, तो हमें बताना है कि ये जो ड्रग होता है दिस ड्रग, ओके, इससे रिलेटेड यानी कि ये ड्रग किस डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, जो सैल्वर्सन होता है ना, तो उसमें आपको पहले ही दे दिया कि इट इज अर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग। ओके, तो इसे हम बेसिकली यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ओके, सो दिस वाज यूज्ड फॉर, सॉरी,
This was first used for the treatment of syphilis. Okay, so option number 1 will be correct. Okay, तो अब बात कर लेते हैं ये सिफिलिस क्या होता है। देखिए सिफिलिस एक टाइप की एक्यूट और एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज होती है। ओके, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है। ओके, तो इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो कि ये डिसीज कॉज करता है, उसका नाम होता है ट्रिपोनेमा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग और बहुत सी इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो और अंदर तक के पता कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, सो फॉर नाउ इट इज इनफ टू नो अबाउट दिस डिसीज एंड द ड्रग। ओके, तो just you should have a better simple understanding on how the things work in this questions. Okay, तो देखिए अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये जो ड्रग है और ये जो डिसीज है उसके बीच में रिलेशन, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है? तो बेसिकली आपको याद भी करना पड़ेगा, आप कहीं से कुछ लॉजिकल फॉर्मूला वॉर्मूला निकाल के आप नहीं कर सकते। ओके, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो बोल रहा है कि अगर एंटीबायोटिक कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है हमारे पास, उसका कुछ भी नैरो स्पेक्ट्रम जो है वो किसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है। ओके, तो हमारे पास दिया है दैट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, और सिंगल ऑर्गेनिज्म और एन डिसीज, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो देखिए जो नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक से जो यानी कि जो भी हमारे पास मेडिसिन या फिर कुछ भी कंपाउंड दिया है एंटीबायोटिक। ओके, तो वो एक्ट करता है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, so option number 1 will be correct. This is gram positive और gram negative bacteria. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द कंपाउंड दैट कॉजेस जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। ओके, तो बोल रहा है कि ऐसा कंपाउंड, ओके, जिससे हमारा एंटी डिप्रेसेंट एक्शन, ओके, कॉज होता है और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बिलोंग करता है, वो क्या होता है बेसिकली। पहला दिया है एनाल्जेसिक, फिर दिया दूसरा ट्रैंक्विलाइजर्स, तीसरा है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एंड फोर्थ वन इज एंथिस्टैमिन्स। ओके, तो देखिए जो कंपाउंड जनरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है एंड put a action on the central nervous system is basically the tranquilizer which we have seen. Okay, तो हमने जो अपने पिछले क्वेश्चन में ट्रैंक्विलाइजर के बारे में पढ़ा था वही चीजें, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है तभी तो हम बेहोश बेहोश से होने लगते हैं इफ वी अगर हमें कुछ ट्रैंक्विलाइजर डार्ट पड़ गया तो। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही था। ओके, तो आपने ये पढ़ा ही होगा, आपको मैंने बताया भी था कि जो सोप्स होती है कि हम कुछ भी एंटीसेप्टिक कंपाउंड डाल सकते हैं, हमें एक मिलता है एंटीसेप्टिक सोप। ओके, तो इसमें हम ये बोल रहा है कि अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा कोई कंपाउंड बताइए जो कि ऐड कर सकते हैं हम सोप में टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ एंटीसेप्टिक कंपाउंड बताना है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे देखिए जितने भी सोप्स होते हैं ना, ओके, तो उसमें आपको पता है कि बॉइलिंग फैट्स या ऑयल डालते हैं विद सुटेबल हाइड्रोक्साइड। ओके, तो देखिए अब अगर आप सभी सोप में यही डालते हैं तो उसमें वेरिएशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसमें कुछ टाइप का फ्लेवर डाल दें, कुछ टाइप के मान लीजिए आप कुछ स्मेलिंग अच्छे स्मेलिंग नेचर डाल दीजिए, या फिर कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज डाल दीजिए जैसे कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो वही चीज है। तो देखिए अब उसमें हम कुछ रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं, उसमें से एक होता है हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड सोडियम दैट इज द बिगेस्ट नेम, दिस इज डोसीड बेंजीन सल्फोनेट। ओके, तो ये जो दो कंपाउंड है हम इनको डाल के वी कैन मेक एन एनायनिक एंटी एनायनिक detergents. Okay, so that's it. So question number 9 is saying that also
देखिए जितने भी सोप्स होते हैं आर मेड अप ऑफ बॉइलिंग फैट्स, फर्स्ट थिंग इज दिस, ओके। और इसमें हम वेरिएशन कैसे ला सकते हैं, बाय एडिंग सम रॉ मटेरियल्स, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लें तो देखिए ये जो दो कंपाउंड है, ओके, दीज आर द डिटर्जेंट्स, ओके। तो देखिए ये जब डिटर्जेंट्स ही है से, तो बाकी हम बात नहीं कर सकते आगे के बारे में, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं हम, दिस इज रोजिन एंड बायोथिनियर। तो देखिए जो रोजिन होता है, इट इज नॉट एन कंपाउंड व्हिच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, तो द कंपाउंड इज बायोथिनियर, ओके। जस्ट वेट अ सेकंड, क्या बोल रहा था मैं कि देखिए जो सोडियम लॉरोसल्फाइड होता है और सोडियम डोसिड बेंजीन सल्फोनेट होता है, ओके, ये दोनों बिलोंग करते हैं टू द क्लास ऑफ दैट्स डिटर्जेंट, ओके। तो हम डिटर्जेंट ऐड नहीं कर सकते अपने सोप में टू इम्पार्ट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, बट वी कैन ऐड सम अदर रॉ कंपाउंड्स, ओके। तो उसमें हो गया हमारा बायोथीमियम, इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक कंपाउंड, इट इज बाय on X as antiseptic properties, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फिनिल, ओके, जैसे बायोथिनल वैसे ये बोल रहा है इक्विनिल इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, ट्रैंकुलाइजर, एंटिस्टामाइन और एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ओके। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, ओके, लेट्स। तो अब हमें बोल रहा है कि सॉरी, फिनिल, ओके। इक्विनल के बारे में बताना है तो देखिए जो इक्विनल होता है वो बेसिकली इट इज अ ट्रैंकुलाइजर, ओके, जिसे हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन, ओके। तो एक टाइप की डिजीज नहीं कह सकते, बट ये एक टाइप की कहना चाहिए कि थोड़ी जब तकलीफ होती है, जैसे कि हो गया डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी हाइपरटेंशन हो जाता है, okay? इस केस में हम ट्रैंकुलाइजर यूज करते हैं, ओके। और उस ट्रैंकुलाइजर में जो दैट इज इक्विनिल होता है, यानी कि ट्रैंकुलाइजर भी एक टाइप के नहीं, बहुत से टाइप के ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट, ओके। तो एक मिनट, इस एंड ट्रैंकुलाइज, फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। फिर क्या बात कि ये यूज कहाँ से किया जाता है, यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन। तो इस दो चीज में यानी और बहुत से इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, बट द थिंग इज दैट ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, ओके। तो ये बोल रहा है कि जो सोप होता है, सोप को जब आप पानी में अपने हाथों पे खींचते हैं तो उसमें बहुत सारा फोम निकलता है, ओके। बेसिकली दैट इज द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सोप। तो वो बोल रहा है कि हम इसमें से कौन सा कंपाउंड डालेंगे ताकि हमारे सोप की लेदरिंग प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज करने लगे, यानी कि आपका झाग जो होता है बेसिकली ज्यादा बनने लगे, ओके। तो देखिए जब आप उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दे या फिर सोडियम रोजिनेट, सोडियम स्टीरेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ओके, तो चार कंपाउंड के नाम दिए हमें, हमें पता लगाया ना कि कौन से कंपाउंड से हमारे सोडियम की लेदरिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो अगर हम देखिए सोप भी एक से दो प्रकार के नहीं, बहुत से टाइप के सोप आते हैं। अगर हम बात कर ले शेविंग सोप के बारे में, ओके, तो देखिए जो शेविंग सोप होता है उसमें ग्लिसरॉल होता है। क्यों? क्योंकि जो शेविंग सोप होता है आपने देखा होगा कि अगर आप सिंपल सोप लगाएंगे अपने हाथों में तो वो कुछ समय बाद आपका ड्राई होने लगता है, बेसिकली यानी कि सूखने लगता है। लेकिन वहीं पे आप बात कर ले शेविंग सोप के बारे में, ओके, तो वो उसमें कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जिससे वो ड्राई नहीं होता है। यानी कि आपने देखा होगा कभी भी बियर शॉप में जाएंगे आप, तो आपने देखा होगा कि आपके माउथ स्टैक पे जब वो शेव करने के लिए वो फोम लगाता है, ओके, बेसिकली वो ड्राई नहीं होता, वो जैसे का वैसे ही रहता है। तो देखिए एक गम होता है जिसे हम रोजिन कहते हैं, इट इज एडेड टू द सोप विच फॉर्म द सोडियम रोजिनेट, ओके, जिससे हमारी लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंक्रीज हो जाता है। तो दैट्स द ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या कहा मैंने, मैं चलिए आपको पूरा लिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ शेविंग सोप के बारे में, कंटेन्स ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, ओके। तो ये चीज होती है। अब बात कर लेते हैं अगर हम सिंपल सोप के बारे में बात करें तो देखिए एक गम होता है, अ गम कॉल्ड फ्रोजन, ओके, इज एडेड to his soaps
which forms sodium rosinate. क्यों? क्योंकि देखिए जो भी सोप होते हैं ऑल आर फॉर्म बाय द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम और सोडियम। ये सब आपको पता ही होगा, जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें सोडियम या पोटेशियम नाम तो आता ही है। और जो एनहांस करता है लेदर प्रॉपर्टी। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस सोप प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ग्लिसरीन इज एडेड टू सोप, इट फंक्शंस एज अ। देखिए अभी हमने पढ़ा कि ग्लिसरीन हम शेविंग सोप में ऐड करते हैं और प्रिवेंटिंग द रैपिड ड्राइंग टू एनहांस, और उससे हमारा लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप भी इनहेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे गम जो कि रोजिन होता है वो भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज आपको मैंने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर विल बी सी। चलिए सो राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखिए मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बाकी बताए कि ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें यानी कि समझाने लायक वैसे उतना डीप में बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता है तो यू कैन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्योरी पार्ट once more, ओके। क्योंकि अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से नहीं रहेगी याद, तो आप इसके क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत ही जाएगी, क्योंकि आपको रिमेम्बर करने में वहाँ पर टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर। तो आपको इसमें थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए basically। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट। ओके, तो इसमें हमारे पास कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और वो हमसे बोल रहा है कि आप बताइए कि इसमें से लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि आपके घर में जो डिटर्जेंट होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो सोप ही होता है, वो तो अलग चीज होगी, वो तो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट का ही पार्ट रहता है। बट द थिंग इज आपको लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट यानी कि जैसे प्रिल हो गया, ओके, तो वेम हो गया, ये सब लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड उसको रिप्रेजेंट करे। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए जो ए ऑप्शन होता है ये नहीं होता और ये भी नहीं होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों नहीं होगा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा। द थिंग इज दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, अगर आप थोड़ा अच्छे से सोचेंगे तो ये यानी कि आप पता भी लगा सकते हैं खुद से। ओके, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, हाँ, नो आयोनिक डिटर्जेंट। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये आंसर क्यों लिखा, इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं रहा था कि उसके रीजन क्या है। तो बेसिकली दिस इज द रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन। ओके, दैट इज लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब अगर नॉन आयनिक है तो उसके कंपाउंड्स में आयंस नहीं मिलेंगे आपको। तो दैट इज द एल सिंपल एल्कोहल CH2 CH2 OH, that is the last one. Okay, so that's it. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पॉलीइथाइल एनल एन ओके पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स। ओके, तो बोल रहा है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स जो होता है वो किस टाइप के डिटर्जेंट में यूज होता है। दैट इज कैटायनिक डिटर्जेंट्स, एनायनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स या फिर सोप। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को ये डिफरेंसेस पता होंगे बिटवीन द डिटर्जेंट एंड द सोप्स एंड different types of detergent including that cationic, non-ionic, ionic, anionic and all types. Okay, तो चलिए, तो देखिए जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स होते हैं दैट इज बेसिकली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ detergent, that is a anionic detergents. Okay, so you should remember all this. चलिए, let's move on to the question number 15. Question number 15 बोल रहा है which of the following is not target molecule for a drug function in the body. Okay, तो वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है या फिर ऐसा कौन सा टारगेट मॉलिक्यूल है फॉर ड्रग दैट यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें फंक्शन नहीं करता। ओके, देखिए पहला ऑप्शन दिया है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स, विटामिन, प्रोटीन। ओके, तो देखिए जो ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली हमारे बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए या फिर प्रोटीन्स हो गए, और कुछ बात कर ले तो हम न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, तो इनके साथ रिएक्ट करते हैं ड्रग्स। बट यहाँ पे जो ड्रग्स है, ओके, और ये जो जिन साइट्स पे रिएक्ट करते हैं दीज आर बेसिकली कॉल्ड द ड्रग टारगेट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स इंटरेक्ट कर लेंगे, आपके लिपिड्स इंटरेक्ट कर लेंगे,
आपके प्रोटीन इंटरेक्ट कर लेंगे, बट दिस द थर्ड ऑप्शन दैट इज द विटामिन। ओके, विटामिन आर नॉट इंटरेक्टेड बाय ड्रग्स। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो और अगर मैं आपको यहाँ पे लिखा भी दूं, दैट इज ड्रग्स यूजुअली interacts acts with bio molecules such as carbohydrates। Okay? फिर हमारे पास और क्या दिया हुआ था, लिपिड्स दिया हुआ था, फिर प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, और मैं एक्स्ट्रा भी बता देता, जैसे एक न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें, और ये जितने भी साइट्स होते हैं, ओके, जिनमें इंटरेक्ट करते हैं ड्रग्स, दीज आर कॉल्ड ड्रग टारगेट्स। दैट्स द, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ओके ओके, टू टू थ्री मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर और एमसीक्यू टाइप भी करेंगे। तो आई थिंक यू आर नॉट बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आप बोर्ड नहीं होते, मुझे पता है, क्वेश्चंस करना सभी को पसंद है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एंजाइम्स इनहिबिटर्स। ओके, तो ऐसे बोल रहा है एंजाइम इनहिबिटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, तो आपको पता होगा कि जब भी कुछ एंजाइम्स अपनी बॉडी में रखते हैं तो उसे इनहिबिट करने के लिए कुछ और कंपाउंड्स डालते हैं। ओके, तो अब चलिए देखते हैं क्या बात करें। तो हमें बताना है कि एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बताना, ठीक? हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है? तो एंजाइम इनहिबिटर क्या करते हैं बेसिकली, इनहिबिट्स द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सो इज द स्टेटमेंट करेक्ट? सो देखिए, ए स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि उनका काम ही होता है कि वो कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज करे, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस। दिस इज आल्सो ट्रू, क्योंकि अगर आपका एंजाइम किसी के साथ बाइंड नहीं होगा तो वो अपना फंक्शन और अच्छे से कर पाएगा। थर्ड वन इज दैट generally a strong covalent bond is formed between an inhibitor and an enzyme. Hmm, I think this one is not true. Let's check fourth one also. Inhibitor can be competitive or non-competitive. Okay, let's see the third one. तो देखिए, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ओके, और जिनका काम क्या होता है कि वो किसी भी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम, ओके, तो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। अगर हम बात कर ले तो एक वीक बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो वैसे वैन डर वाल्स इंटरेक्शन फोर्सेस हो गया। ओके, इस टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन दैट एंजाइम एंड इनहिबिटर। तो आवर ऑप्शन विल बी सी ओनली। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये बोल रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, बट द थिंग इज दैट हियर अ वीक कोवेलेंट, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जस्ट लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर देयर। ओके, सो अगर मैं आपको लिखा दूं तो दैट इज inhibitors of chemical substances which tend to reduce the activity of a particular enzyme. Generally, जो इसमें बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और वो किस टाइप का होता है, जैसे लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, सच एस हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, या फिर आप कह सकते हैं वैन डर वाल इंटरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन दिस एंजाइम एंड इनहिबिटर। ओके, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेक्शन फॉर्म बिटवीन दिस एंजाइम एंड इनहिबिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, which of the following chemicals can be added for sweetening of food items at cooking temperature and does not provide calories। ओके, तो वो बोल रहा है कि अगर आपके पास कुछ फूड दिया है, तो उसमें आप किस टाइप का कंपाउंड या फिर केमिकल यूज करते हैं फॉर स्वीटनिंग ऑफ दैट फूड। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर आप उसे कुक कुक भी कर लेते हैं तो वो कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आपका खाने का सामान होता है, okay, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज तो प्रेजेंट होती है, अगर आप थोड़ा सा भी लेंगे, बट उसमें थोड़ा सा कैलोरी प्रेजेंट। बट ये बोलता है कि ऐसा कुछ केमिकल होते हैं जिससे हमारा फूड स्वीटन भी हो जाता है, इनकी ज्यादा मीठा भी हो जाता है, बट उससे हमारे पास एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं आती। तो देखते हैं
तो देखिए इसका आंसर है बेसिकली सुक्रोलोज. ओके, नॉट द फर्स्ट वन, दैट इज द सिंपल sugar only, sucrose, glucose as per time. That these are not that biomolecules. So the option is fourth one, sucrose. ओके, तो जो सुक्रोलोज होता है ये एक टाइप का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है. ओके, जो कि 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है और इससे कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं होती. क्या बोला है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिखा दे रहा सुक्रोलोज के बारे में, ताकि आपके क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाए तो आप बता सकें. और ये 600 टाइम्स स्वीटर होता है देन, किससे ज्यादा स्वीटर होता है देन सुक्रोज. ओके, क्योंकि सुक्रोज और सुक्रोलोज में थोड़ा सा आप लोगों को कभी वो आ सकता है ना कि आप सोच सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है. और डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज. ओके, दिस इज द मीन. चलिए तो इसका आंसर लिखते थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. ओके, तो ये बोल रहा है कि हमारा जो फूड होता है उसमें से इनमें से कौन सा दैट इज द कौन सा कंपाउंड है, दैट इज विटामिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, स्वीटनर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दैट फूड वो इनहांस नहीं होगी. जैसे आपको पता होगा कि हर एक फूड में आपकी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जैसे कार्ब्स होते हैं, इसमें फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है. ओके, तो उसमें से बोल रहे हैं इनमें से कौन सा है जो इनहांस नहीं करेगा न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ दैट. तो देखिए अगर हम बात करें मिनरल्स, these are the necessary things, vitamins, amino acids. The only thing is that artificial sweeteners. तो इससे कोई भी यानी कि जैसे कि अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हम यूज करते हैं एज अ सुक्रोलोज. ओके, तो सर आपकी कुछ कैलोरी में इम्पैक्ट नहीं आता, तो उसके वजह से आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कुछ आपकी बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, क्योंकि ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द कैलोरीज. अगर आप कुछ भी वैल्यूज थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी भी इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, तो आपको वहाँ पे कैलोरीज में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा. बट द थिंग इज दैट देयर आर नो इंप्रूवमेंट और डिक्रीमेंट इन दिस कैलोरीज फॉर दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर. तो आपको यहाँ पे भी उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. और अगर कोई आप में से कोई जिम में जाता होगा तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होगा और आप थोड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे कि ऑल द थिंग्स आपको पता ही है कि डाइट वाइट कहते हैं, अगर आपको आप पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह देखनी पड़ती है. ओके, दैट्स so I think question number 18. Okay, we will take a 2-minute break, have water, and we will come again. Okay, so we will start with that question number 19. Okay, I think you all are now relaxed. आप सभी लोग अब हम सब अब फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं with this type 2, that is basically MCQ, but these are multiple answer. Okay, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं. और इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट. तो चलिए देख लेते हैं. Which of the following statements are incorrect about receptor proteins? तो क्या बोला है? रिसेप्टर प्रोटीन्स के बारे में बात करनी है. ओके, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट दिस रिसेप्टर प्रोटीन्स. तो चलिए देखते हैं. देखिए पहला स्टेटमेंट है दैट इज मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन. स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो दिस इज ट्रू वन. Second one, the active site of receptor proteins opens on the inside region of the cell. No, this statement is wrong. So our option number will be B. मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का रीजन. अगर हम अभी देखते हो सी सी वाला देखते हैं, केमिकल मैसेंजर्स आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स. दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ बाइंडिंग साइड नहीं, यहाँ कुछ अटैचमेंट साइड पे होता है हमारा. तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी तो आ गया. और एक देख लेते हैं, शेप ऑफ द रिसेप्टर डजंट changes during the attachment of the messenger. No, no, this one is not true also. चलिए, तो अब बात करते हैं इसके आंसर के बारे में. तो देखिए अगर हम बात कर ले बी के बारे में, ओके, तो देखिए जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं हमारे रिसेप्टर प्रोटीन्स बेसिकली, ओके, तो these are embedded in the cell membrane. Okay, are embedded in cell membrane.
दैट इज द बेसिकली द फर्स्ट ऑप्शन। ये मैं बता दिया कि व्हाट आर दिस रिसेप्टर प्रोटीन और एंड देयर एक्टिव साइट्स आर आउटसाइड द रीजन ऑफ सेल में। ओके। और अगर हम बात कर ले उसके शेप के बारे में, तो जो शेप ऑफ रिसेप्टर होता है वो चेंज करता है ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। ओके। सो अगर अटैचमेंट के टाइम पे रिसेप्टर का शेप चेंज करता है। ओके। सो ऑप्शन नंबर विच विल बी बी एंड सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फूड्स। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हम इनमें से कौन सा कंपाउंड है बेसिकली यूज नहीं करते एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। पहला है टेबल सॉल्ट, सेकंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थर्ड वन इज केन शुगर एंड फोर्थ वन इज बेंजोइक एसिड। तो पहला और आपको थर्ड तो आपको पता ही है बेसिकली, सोडियम कार्बो हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट NaHCO3 एंड द बेंजोइक एसिड आपको पता ही है। इस सारे कंपाउंड के नेम से आप इनका स्ट्रक्चर तो पता कर सकते हैं। ओके। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हम यूज नहीं करते एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स आपको पता होगा व्हाट आर दिस फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि जो फूड की प्रॉपर्टीज होती है, यानी फ्रूट की वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर कुछ भी कहना चाहिए कि यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ डिके नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके। तो देखिए जो टेबल सॉल्ट होता है ना और जो केन शुगर्स होता है, इनको हम यूज करते हैं ओके एज अ फूड, कुछ और कंपाउंड्स की तरह यूज करते हैं बेसिकली। जो टेबल सॉल्ट्स हो गया, केन शुगर हो गया, ये सेपरेटली यूज होता है। बट जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया या फिर कोई बेंजोइक एसिड हो गया, ओके, इससे हम यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। ओके। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी विल बी not correct for this statement. So these are basically the food preservatives. So option number A and C will be this one. Okay. So this is the food preservatives basically. So option number B and D. It is sodium, hydrogen, carbonate. Okay. These are not used as in food preservatives, and uh, the D option, that is benzoic acid. Okay. So these are not used as in food preservatives, while the table salt and cane sugar are used as a food preservatives. Check. Question number 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि कंपाउंड्स विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम पहली बात करें दैट इज ए के बारे में, दैट इज CHCl3। तो ये दिस इज बेसिकली क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ओके। तो देखिए क्लोरोफॉर्म बेसिकली यूज एज एन एनेस्थीसिया इन सर्जरी, यानी कि अगर हम किसी चीज की सर्जरी कर रहे हैं, किसी यानी कोई आदमी हो गया उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो उसे कभी पेन ना हो इसलिए एज एनेस्थीसिया यूज करते हैं दिस क्लोरोफॉर्म। ओके। लेकिन अगर इसकी जगह हम अब यूज करने लगे दैट इज द फ्रियोन रेफ्रिजरेंट, दैट इज R22। ओके। क्लोरोफॉर्म वाज यूज्ड एज एन, तो इसके कुछ वो भी होते थे, यानी कि डिसएडवांटेजेस, जिसकी वजह से अब हम क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते एज एन एनेस्थीसिया, यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया इन सर्जरी। लेकिन अभी मेजरली हम यूज करते हैं, बट नाउ इट इज यूज्ड एज एन प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट। ओके। तो फ्रियोन रेफ्रिजरेंट की तरह हम इसे यूज करते हैं, जैसे बेसिकली R20। अब बात करते हैं हम, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज CHI। ओके। तो जस्ट वेट अ मिनट। CHI होता है दैट इज आर आयोडोफॉर्म। ओके। तो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट क्लोरोफॉर्म। ओके। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आयोडीन एज ए हेलोजन यूज होता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी CFH3 का कोई भी थोड़ा सा भी कंपाउंड आप अपनी स्किन पे यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, और या फिर जब भी आप कोई घाव हो जाए, ओके, तो उसे वो हील करने में यूज होता है, दैट इज CHI। तो इसे आप यूज कर सकते एज एन एंटीसेप्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके। सो दिस इज द आयोडो फॉर्म।
तो इससे हमें बेसिकली आयोडीन मिलता है। फर्स्ट थिंग, प्रोड्यूसेस आयोडीन ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्किन। ओके, तो आपको पता चल गया कि इसका मेजर फंक्शनलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी कि फंक्शनलिंग पार्ट क्या होता है इस आयोडीन। तो आयोडीन की मदद से आपके बाउंड्स हील होने लगते हैं। सी देखते हैं, दैट इज बोरिक एसिड के बारे में। बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड इज बेसिकली Id3PO3। ओके, तो ये एक टाइप का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, और ये एक टाइप का वीक एंटीसेप्टिक भी होता है, दैट इज वीक एंटीसेप्टिक। ओके, और हम इसे यूज करते हैं, यूज्ड इन आइस। ओके, तो ये हो सकता है हमारा। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर दिस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब डी के बारे में बात करते हैं, दैट इज 0.3 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl2। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl2 के बारे में, तो देखिए जो क्लोरीन होता है उसका कंसंट्रेशन दिया है आपको 0.2 से 0.4 ppm तक। ओके, और जब आप सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर ले इन वेरी लो कंसंट्रेशन, तो दिस ऑल आर यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल नॉट बी, सो ओनली द करेक्ट ऑप्शन सेकंड और थर्ड। सो आपको इस तरीके से आपको जॉट डाउन करना है सारे ऑप्शंस को। चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द बार्बिट्यूरेट्स। ओके, चलिए बात करते हैं बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं। बार्बिट्यूरेट्स, तो जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, ओके, तो दिस आर बेसिकली द ट्रैंक्विलाइजर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रैंक्विलाइजर्स ये एक ही नेम नहीं होते, जैसे इसके बहुत से नेम होते हैं। तो हमने इसके पहले भी अपना एक और दूसरा ट्रैंक्विलाइजर के बारे में बात की थी, दैट इज इक्विनॉल करके एक और कंपाउंड था, दैट इज नोन एज, दैट वाज एन ट्रैंक्विलाइजर। ओके, तो उसका कुछ अलग इफेक्ट था, इसका कुछ अलग होगा, जैसे अभी मैं बताऊंगा। दैट इज बेसिकली ये जो बार्बिट्रेट्स होते हैं, ओके, बार्बिट्रेट्स इज एन ट्रैंक्विलाइजर, ओके, or which are used, sorry, ये बहुत टाइप है, are used as hypnotics, और या फिर कह सकते हैं कोई भी स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, as hypnotics और स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट। ओके, यानी कि किसी बंदे किसी यानी पर्सन को कभी नींद नहीं आती, तो कोई नींद की गोली मांगता है या फिर कुछ ड्रग्स मांगता है, तो उसमें बेसिकली आप बार्बिट्रेट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का ट्रैंक्विलाइजर होता है, बट ये हेल्प्स इन द स्लीप। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड दीज आर द ट्रैंक्विलाइजर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, तो देखिए इस चैप्टर को करते करते कंप्लीट करते करते तो आपको ऑलमोस्ट इतना है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो जाएगी अबाउट द मेडिसिनल यूजेस ऑफ द मेडिसिनल यूजेस ऑफ दिस ड्रग्स। देखिए ड्रग्स हो गया, आपको कभी कुछ डिसीज हो गई तो आप कौन से ड्रग्स लेना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, वो कहाँ पे आपका टारगेट लोकेशन पे एक्ट करेंगे। ओके, ये सारी चीजें प्रिवेंशन प्रिकॉशंस, ओके, इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये चैप्टर है ना, बुरा नहीं है, इट इज रियली केमिस्ट्री इन एवरी टाइम। आपको ये सब चीजें याद रहेगी, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू आर केपेबल ऑफ सेल्फ। ओके, चलिए अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेल्फ। तो ये हो गया हमारा पहला दिया है कि सल्फा पिरिडीन, सेकंड इज प्रोंटोसिल, सल्फरसान एंड नार्डिन। ओके, तो इनमें से कुछ नेम हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारों को देखते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर यहीं पे देखूं, तो पहले ए के बारे में बात करते हैं, सल्फा पैरिडीन। तो सल्फा पैरिडीन इज एन एंटी बैक्टीरियल ड्रग, फर्स्ट थिंग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग। अब हम ये ड्रग है तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब प्रोंटोसिल के बारे में बात करते हैं, तो प्रोंटोसिल होता है जिसे हम सल्फामिडो प्रोसोआइडिन, इसका कुछ बहुत ही गंदा सा नाम होता है, मुझे बोलते भी नहीं आ रहा है, आपको लिखा देता सल्फा माइडो ट्राइसोआयोडीन। ओके, तो देखिए ये नाम होता है इसका। तो ये जो बी होता है दैट इज प्रोंटोसिल, दिस इज ऑल्सो अ सल्फा ड्रग। ये देखिए इसमें भी आपका सल्फा आ रहा है ऑप्शन,
नाउ थर्ड वन दैट इज सल्वर्सन। तो ये एक टाइप का एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है, ओके, जो कि बेस्ड ऑन द एर्सेनिक एलिमेंट होता है। तो ये हमने ऑप्शन भी यानी ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ था जिसमें सल्वर्सन के बारे में बताया गया था। तो इट कंटेन्स द एर्सेनिक। फोर्थ वन इज दैट नार्डिल, और ये होता है हमारा एज एन, अगर मैं बात करूँ नार्डिल के बारे में, तो इट इज यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी सॉरी डिप्रेसेंट। Okay. So our option number A and B will be correct for this question number 23. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे उसने पूछा है एंटी डिप्रेसेंट, नहीं तो हम अपना नार्डिल आंसर करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम बात कर ले वन बाय वन, दैट इज इप्रोनाइजेट के बारे में, तो देखिए इट इज अ हाइड्रोजन ड्रग। ओके, इसे हम यूज करते हैं एज एन एंटी डिप्रेसेंट ओनली। ओके, सो आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं हम बी के बारे में, दैट इज फिनल फिनल्जिन। तो फिनल्जिन जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज नार्डिन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये फिनल्जिन एंड नार्डिन आर सेम सेम। अब बात करते हैं हम थर्ड के बारे में, दैट इज इक्विनिल। ओके, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि हमने बताया था कि आपने पढ़ा होगा दैट इज हाइपर टेंशन, ओके, और डिप्रेशन। ओके, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हम इक्विनिल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब डी के बारे में बात करते हैं, दैट इज सेल्वर्सन। तो देखिए सेल्वर्सन इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, मैंने आपको बता दिया था आपको कि जो सेल्वर्सन होता है इट्स एन एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ओके, और इसे हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट पेनिसिलिन। तो यू ऑल नो व्हाट इज पेनिसिलिन, और आप सभी को पता है कि ये जो पेनिसिलिन है ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन दिस मेडिसिनल हिस्ट्री। ओके, तो चलिए बात करते हैं। और ये पेनिसिलिन को पता भी है कि ये किसने डिस्कवर किया था और इसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो वही चीज के बारे में बात करते हैं। तो पेनिसिलिन क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एंटीबैक्टीरियल फंगस। Okay, so option number A will be true. Okay, so it is an antibacterial fungus too. फिर बात करते हैं सेकंड, that is ampicillin. Ampicillin is its synthetic modification. Mm, yes, this is also true. Okay, now it has a bacteriostatic effect. No, क्योंकि जो पेनिसिलिन होता है ना वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और या फिर किसी बैक्टीरिया को किल ही कर देता है। ओके, तो उसको कुछ इफेक्ट नहीं होता, और इसका एक टाइप का बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट होता है, नॉट ए स्टैटिक। ओके, पेनिसिलिन हैज बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट बिकॉज वी नीड टू आंसर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ वाले ऑप्शन के बारे में। फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहा है कि इट हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, तो जो पेनिसिलिन होता है उसका नैरो और लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है, उसका कुछ ज्यादा ब्रॉड नहीं होता। हैज फोर्थ वन आल्सो करेक्ट, सी दिस वन हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम। सो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी एंड बी एंड सी आर, ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो वो हमारा करेक्ट होगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे अपने आंसर। चलिए आई थिंक हम दो क्वेश्चन कर सकते हैं और द पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड एज एंटासिड्स। ओके, तो अब हमें एंटासिड्स के बारे में बात करनी है। एंटासिड्स, तो आप सभी को पता होगा व्हाट आर द एंटासिड्स। तो पहली बात बोला है कि सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए जो, और दूसरा दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर दिया है एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एंटासिड्स यूज होता है, तो देखिए बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये दोनों माइल्ड अल्कलिक एसिड्स होते हैं। ओके, और ये बोथ एक्ट एज एन एंटासिड्स। ये आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी केमिस्ट्री में, क्लास 9 की भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। दैट इज बी, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज Na HCO3,
और साथ ही साथ क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH और टॉइस। ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं आर माइल्ड एसिडिक या फिर माइल्ड अल्कलाइज, ओके, आर यूज्ड एज एन एंटा एसिड्स। So option number B and option number D will be correct. Okay, let's move on to the question number 27. Okay, so this one will be the last question for today. So question number 27 is saying amongst the following antihistamines which are the antacids. Okay, तो अब हमें बताना है कि that is A B C D. Okay, तो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए, that is ranitidine, that is bromophenylamine and terfenadine and cimetidine. Okay, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एसिटिस्टामाइन है और वो साथ ही साथ एंटासिड्स भी। देखिए इसका आंसर है दैट इज ए एंड डी। ओके, दिस इज द बेसिक फैक्ट और वी कैन से इन्फो, दैट इज ranitidine, ओके, एंड cimetidine आर एंटा एसिड्स, एंटा एसिड्स। क्योंकि जो ranitidine और cimetidine होते हैं, ओके, तो ये एक्ट एज एन एंटासिड्स होते हैं क्योंकि इनके जो ड्रग रिजल्ट होते हैं ना, उसमें लेसर अमाउंट ऑफ एसिड्स निकलता है। ओके, और वहीं पे हम बात कर ले जितने भी ब्रोमोफेनामाइन हो गया या फिर टरफेंडिन हो गया, ओके, तो ये सब एक्ट एज एन एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। ओके, सो यू नीड टू नो अबाउट दिस, ये हमारे हो गया एंटी एलर्जी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो आपको देखिए आपको इन्फॉर्मेशन पता रहनी पड़ेगी, तो आपको बाद में दिक्कत जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय। आप चाहे तो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नीचे के, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाय बाय।